हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बियॉन्ड के चैनल। आज हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट क्रैशिंग हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रोजेक्ट क्रैशिंग का एक सम ले लेते हैं। देखिए ये सम है। किसी भी सम को सॉल्व करने के पहले हमें उस सम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, रीड कर लेना चाहिए कि उसमें हमें क्या करने बोला है। ठीक है, क्या पूछा है हमसे। तो चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चंस में क्या बोला है। For the data given in the table below, draw the network crash systematically the activities and determine the optimal project duration and cost। इसके बाद हमें टेबल दिया है। टेबल में हमें एक्टिविटी एंड नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम वो भी रीड कर लेते हैं। देखिए एक्टिविटी है, उसमें हमें 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 4, 4 to 5 दिया है। ये आपको अभी नहीं समझेगा, जब हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब क्या है, हम इसका यूज़ कहाँ और कब करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। ठीक है, और एक्टिविटी के नीचे देखिए हमें नॉर्मल टाइम दिया हुआ है जो कि डेज में है, जो हर एक एक डायग्राम के लिए है, मीन्स हर एक एक लाइन के लिए है, स्टेप्स के लिए है। नेटवर्क डायग्राम में 8, 4, 2, 10, 5, 3। इसके बाद यहाँ पर देखिए नॉर्मल कॉस्ट है, इन रुपीज़ में दिया हुआ है, जिसको हमने येलो कलर दिया है। नॉर्मल कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रहे इसलिए हमने इसको येलो कलर दिया है। इसका बैकग्राउंड हमेशा प्रोजेक्ट क्रैशिंग में हमेशा नॉर्मल कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। ये आगे हमें ये यूज़ होगा, तो पहले ही हम इसको क्या करेंगे, 100, 150, 50, 100, 180 को पहले ही टोटल करके एक जगह साइड में हम रख लेंगे। ठीक है, ये हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे वो आगे आपको पता चलेगा। इसके बाद क्रैश टाइम दिया हुआ जो कि डेज में है, 1 to 2 का 6 है, वैसे ही 2, 1, 5, 5, 8 है। एंड प्रोजेक्ट और क्रैश कॉस्ट दिया है रुपीज़ में 200, 350, 90, 400, 400 एंड 100। नीचे इनडायरेक्ट कॉस्ट हमें दिया है 70 पर डेज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अब हम ना नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। उसके लिए हमें एक्टिविटी और नॉर्मल टाइम जो यहाँ पे डेज में दिया हुआ होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन हो गया। हमने अपने सामने एक्टिविटी और नॉर्मल टाइम जो कि डेज में था वो हमने अपने सामने रख लिया है। अब इसका हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा टेबल के कि हमने हर एक कॉलम को ABCD करके एक नाम दिया है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने में बहुत ईजी होती है, बहुत इजीली बन जाता है। चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम एक्टिविटी में क्या बोला है, हम एक्टिविटी के हिसाब से बनाते हैं और नॉर्मल टाइम के हिसाब से जो डेज में हमें दिया हुआ था है वो एरिया का हम नाम लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए एक्टिविटी में क्या एक्टिविटी बोला है, 1 to 2 बोला है। यहाँ पर देखिए 1 into 2, 1 to 2 बोला है, तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया। इससे हमने पिछले वाले वीडियो में आपको एग्जाम्पल दिया था पाइपलाइन का, हम वही एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 के घर से 2 को पानी का पाइपलाइन चाहिए। ठीक है, और 1 के घर से जो 2 के घर तक का जो एरिया है उसको हम A8 देंगे। ए हमने कॉलम को कंसिडर किया, हमने कॉलम को माना है कि ए, ये पूरा जो कॉलम है उसका नाम A है और वो कितने दिनों के लिए है, 8 दिन के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे A8 ले लिया, मतलब 1 से लेके 2 का जो एरिया है इतने दूर का वो A8 है। ठीक है, हम इसको ऐसा भी करके कंसिडर कर सकते हैं कि 1 जो है वो अपने घर से पानी का सप्लाई, जो वाटर सप्लाई है वो 8 डेज तक करेगा। ठीक है, पहली कंडीशन में आपको जो इजी लगे आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये 1 to 2 का कंप्लीट हो गया। 1 ने 2 को वाटर सप्लाई कर दिया है और उनका एग्रीमेंट हो गया है 8 दिन तक। ठीक है, अब नेक्स्ट में जाएंगे। अब नेक्स्ट में देखिए क्या बोला है, 1 into 3 बोला है। ठीक है, तो अब 3 को भी 1 के घर से ही पाइपलाइन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 ने अपने घर से पाइपलाइन दे दिया है 3 को, और इसके एरिया का नाम क्या होगा, B4। ठीक है, 1 ने 3 से 4 दिन तक का 4 डेज का एग्रीमेंट ले लिया कि भाई मैं देखो 4 डेज तक वाटर सप्लाई करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थर्ड वाले में क्या बोला है, 2 to 4, लेकिन 4 तो अभी बना नहीं है। ठीक है, अभी तक हमारे पास 1, 2 और 3 ही है, और 4 बनाने के लिए 2 to 4
का है, तो हम ये जो सी वाला जो कॉलम है इसका हम फिलहाल साइड में रखेंगे, ठीक है। और इसको भी साइड में रखेंगे, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि 5 जो है वो अभी नहीं बना है। जब 4 नहीं बनेगा तो 5 ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम ई पे जाएंगे। ई में देखिए, यहाँ पे देखिए 3 के घर से 4 को चाहिए था, ठीक है। तो हमने 3 के घर से ले लिया है, पाइपलाइन 4 को दे दिया है, और 3 ने एग्रीमेंट किया है 4 से कि मैं तुझे 5 डेज तक का वाटर सप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको E5 नाम दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बैक जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 to 4 हमारा जो रिमेनिंग था हम उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 ने 4 से एग्रीमेंट कर लिया है कि भाई मैं तेरे को 2 डेज का वाटर सप्लाई करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी दूसरे घर से ले रहा हूँ 8 डेज का, तो मैं तुझे 2 डेज तक का वाटर सप्लाई करूँगा। तो इसके एरिया का नाम सी हो गया, और वो 2 डेज तक वाटर सप्लाई करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 नाम दे दिया, ठीक है। देखिए 4 से हमने ये ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ से 2 से इसको F3 नाम देंगे, बिकॉज हम 4 से ले रहे, 4 के घर से इसको चाहिए था, हमने F3 नाम दिया। इसके बाद हम 2 से एक लाइन लेंगे जिसको 5 मार्क्स देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 to 5 वाला जो था वो डिटेल अपने आप बन गया। कैसे बन गया, हम ये यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ये मैं आपको वापस से बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए डायग्राम कैसे हमने बनाया, 1 to 2 का था, ठीक है। तो हमने 1 से लेके 1 ने 2 को अपना पाइपलाइन दिया, वाटर सप्लाई किया उसने 8 डेज का। फिर यहाँ पे 1 के ही घर से 3 को चाहिए था, तो हमने 1 से ही 3 को दिया, ठीक है। देन यहाँ पे बोला है 2 to 4, जो कि हमारा फिलहाल 1, 2 और 3 की था, 2 नहीं था, तो हमने 3 to 4 का लिया। तो 3 से हमने 4 किया, जिसको हमने F5 नाम दिया। देन उसके बाद हमने हमारा 1, 2, 3, 4 बन गया था, हमारा रिमेनिंग बचा हुआ था C जो 2 to 4 है। तो हमने 2 से 4 को वाटर सप्लाई किया, जिसका नाम हमने C2 दिया। इसके बाद हमें D और F का कॉलम हमारे रिमेनिंग था, तो D और F के कॉलम में 2 का हम 5 से जोड़ नहीं सकते थे, वाटर सप्लाई नहीं कर सकते थे, बिकॉज अभी वो 4 से ही नहीं जुड़ा हुआ था। हम सीरियल नंबर वाइज काम करते हैं जब, तो हमारा डायग्राम अच्छी तरह से बनता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 से 5 को कनेक्ट किया, जिसको हमने F3 दिया। देन हमने 2 से 5 को कनेक्ट किया, D3 दिया, और यहाँ पर देखिए 5 इजीली अपने आप बन गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम बन गया हमारा, बहुत ईजी था, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद अभी भी प्रोजेक्ट क्रैशिंग कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ नेटवर्क डायग्राम इसका फर्स्ट स्टेप हुआ है। अब हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे। अब सेकेंड स्टेप में देखिए यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद आपको ना सबसे पहले इसका एनालिसिस करना होता है, मीन्स कौन सा पाथ कहाँ जा रहा है, आपको पाथ जो है ना वो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पर नीचे देखिए पाथ क्या है, यहाँ पर देखिए AD, ये मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट में किया है, उसको नंबर्स में भी किया है, आपकी मर्जी, आप अल्फ़ाबेट में सिर्फ ले सकते हो या सिर्फ नंबर में भी ले सकते हो, आप दोनों में भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए AD कैसे आया, हमें पाथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाथ कौन सा है, A वाला 1 to 2 का A, पूरा एरिया का पाथ हमने यहाँ पे A लिया है, और 2 to 5 का D लिया है, ठीक है। यहीं पे वो ख़त्म हो जा रहा है, इसके आगे कहीं नहीं जा रहा है। तो A और D ये हो गया पाथ A to D का। अब इसमें अगर हम नंबर में करने जाएंगे, न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पर देखिए A का जो नंबर में है, A का 1 to 2 है, यहाँ पे देखिए 1 to 2 एंड 2 to 5, ये हमने यहाँ पे नंबर में लिया, यहाँ पे अल्फ़ाबेट में लिया, ठीक है। अब यहाँ पे उसका हमने वैल्यू लिया है, A के एरिया का वैल्यू था 8 एंड D के एरिया का वैल्यू था 10, ठीक है। इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 18 डेज, क्योंकि यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू है वो डेज में दी है, तो हमारा नॉर्मल सी बात है, हमारा आउटपुट भी डेज में आएगा, ठीक। उसी तरह से हमने सेकेंड वाला पार्ट निकाला है ACF, A, ठीक है, A यहाँ पे है, देन यहाँ से गया है 2 में, C बना है, 2 से यहाँ पे C बना है, और उसके बाद F5 बना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये वाला इतना एरिया A है, आप एरो को ध्यान से देखिए, देन इतना एरिया C है, और इसके बाद ये वाला F वाला एरिया, ठीक है। अब इसको हम नंबर में देखने जाएंगे, तो 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 4, 4 से लेके 5, ठीक है। इसकी भी वैल्यू हम ठीक उसी तरह से लेंगे, A की वैल्यू 8 थी, C की वैल्यू 2 एंड F की वैल्यू 3। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा 13 डेज होगा, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट वाला पाथ निकालेंगे। नेक्स्ट वाला पाथ क्या है, 1 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 5। ये हो गया न्यूमेरिकल का। अब इसमें 1 से लेके 3 का एरिया क्या था, बी अल्फ़ाबेट का, तो हमने यहाँ पे बी लिया। 3 से लेके 4 का ई था तो हमने ई लिया, एंड 4 से लेके 5 तक का एफ था तो हमने एफ लिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे इंसर्ट की। बी का था 4 एंड ई का था 5 और एफ का था 3। इसको हमने प्लस किया तो 12 डेज आ गया। ठीक है, इसके बाद जब हम पाथ निकाल लेते हैं, पाथ फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल पाथ, उसके बाद पूरे पाथ में से जो जितने भी पाथ हमने निकाले लेते हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा डेज का होता है ना, वो क्रिटिकल पाथ होता है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा डेज का कौन सा है, ए डी 18 डेज का है। बाकी सारे देखिए उससे कम के हैं, ये 13 डेज का है, ये 12 डेज का है। तो जो 18 डेज का है वो हमारा हो जाएगा क्रिटिकल पाथ। ठीक है, अब ये यहाँ पर कंप्लीट होता है नेटवर्क डायग्राम। अब इसे हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। पहला फॉर्मूला है देखिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पर देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे जाके हमें क्या करना है। तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालना होगा। तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको कहा था कि जो नॉर्मल कॉस्ट होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट होता है। चलिए हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए नॉर्मल कॉस्ट को हमने येलो कलर दिया था और हमने आपसे कहा था कि नॉर्मल कॉस्ट जो होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो नॉर्मल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट एक ही है यहाँ पे प्रोजेक्ट राशिंग में। तो हम नॉर्मल कॉस्ट जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसके वैल्यूज़ को हम 100, 150, 50, 100, 180 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारा आ जाता है 580। ठीक है, हम फॉर्मूले को पहले सर्कल कर देंगे ताकि आपको याद रहे। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट हमने यहाँ पे 580 ले ली है, प्लस आपने क्वेश्चन में ध्यान से देखा होगा, मैं नीचे लिखा हुआ था कि इनडायरेक्ट कॉस्ट इज 70 पर डेज। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट 70 था, हमने 70 क्वेश्चन में से लिया और 18 जो था वो हमारा क्रिटिकल पाथ था। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट इनटू क्रिटिकल पाथ जब हम करेंगे तो हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट मिलता है। ठीक है, तो 70 इंटू 18 का हमारा हो जाता है 1260, 1260। टोटल कॉस्ट हमारा हो जाएगा 1840। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। इसके बाद पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट लॉग इज इक्वल टू क्रैश्ड कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी और रीजनेबल टाइम। ठीक है, यह आपको आगे जाके सॉल्व करना है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है, रीजनेबल टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ठीक है, तो ये जो दोनों लास्ट के फॉर्मूले हैं सेकेंड एंड थर्ड, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। टेबल जब हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप इसमें, तो आपको ये यूजफुल होगा। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आपको देखिए हम बताते हैं कैसे होगा। इसमें हमने एक्टिविटी ली है, रीजनेबल टाइम लिया है, कॉस्ट ऑफ लिया है और रैंक लिया है। ऐसे करके आपको 4 कॉलम बनाने हैं और नेटवर्क डायग्राम बनाते समय जो हमने कॉलम को ABCD अल्फ़ाबेट में कंसिडर किया था, हमने ऐसा लिया था कि माना था कि 1 to 2 का A है, 2 to 3 का B है, तो हमने वो यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद रीजनेबल टाइम कैसे यहाँ पे सॉल्व हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैसे सॉल्व हुआ है, इसका हमने आपको अभी कहा था प्रीवियस अभी कुछ देर पहले कि ये जो 2 फॉर्मूला है लास्ट के वो आपको ध्यान में रखने। तो अब यहाँ पर देखिए रीजनेबल टाइम का फॉर्मूला क्या है, वापस हम देखते हैं। रीजनेबल टाइम का फॉर्मूला है नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश। क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पे नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम दूंगा। नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम 6 into 8 है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में से हमने नॉर्मल टाइम ले लिया था, हमारा 8 था। ए का सिर्फ ए की बातें करते हैं हम, सिर्फ ए में नॉर्मल टाइम 8 था एंड उसके बाद उसका जो क्रैश टाइम था वो 6 था इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन में हमारा नॉर्मल टाइम 4 था एंड क्रैश टाइम 2 था, उसका
उसको हमने माइनस किया तो 2 आया। सी के कॉलम में हमारा नॉर्मल टाइम 2 था एंड क्रैश टाइम 1 था, देन इज इक्वल टू 1। डी के कॉलम में हमारा नॉर्मल टाइम 10 था एंड क्रैश टाइम 5 था, इज इक्वल टू 5। माइनस करने पर एफ के कॉलम में हमारा नॉर्मल टाइम 5 था एंड क्रैश टाइम 1 था, इज इक्वल टू 4 आया। एफ के कॉलम में नॉर्मल टाइम 3 था माइनस फॉर्मूला के हिसाब से क्रैश टाइम 1 था, इज इक्वल टू 2 आया। ये हमने रीजनेबल टाइम इस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व कर दिया। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन में ही आपको नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम दिया हुआ था, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल टाइम को क्रैश टाइम से माइनस करके हमने ये नंबर्स निकाले, ठीक है, हर एक कॉलम के। इसके बाद अब आपको कॉस्ट स्लोप निकालना है। कॉस्ट स्लोप का भी फॉर्मूला आपको मैंने पिछले वाले स्लाइड्स में बताया था, यहाँ पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, कॉस्ट स्लोप का जो फॉर्मूला है वो है क्रैश्ड कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी और रीजनेबल टाइम, ठीक है। रीजनेबल टाइम हमने अभी अभी निकाला है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है, क्रैश्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, नॉर्मल कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय एक्टिविटी और रीजनेबल टाइम। एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, बिकॉज एक्टिविटी में हमें क्वेश्चन में 1 into 2, 2 into 3 ऐसा दिया था, इसीलिए हमने एक्टिविटी में हमने जो अल्फ़ाबेट्स ABCD करके कंसिडर किया था, इसलिए हमने एक्टिविटी में वो लिखा है। और ब्रैकेट में जो रीजनेबल टाइम दिया है, तो हम रीजनेबल टाइम से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर परफेक्ट और इजीली आ जाएगा। इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम क्वेश्चंस का एक्टिविटी यहाँ पर लेते थे तो हमें कन्फ्यूज़न होता था, इसलिए यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट्स लिए हैं और एक्टिविटी या तो फिर रीजनेबल टाइम लिया है। तो रीजनेबल टाइम करके अगर हम सॉल्व करते हैं, कॉस्ट लॉ का हम वैल्यू निकालते हैं तो वो ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम फर्स्ट देखिए कैसे किया है। क्रैश्ड कॉस्ट हमारा 200 था और नॉर्मल कॉस्ट 100 था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है उसके हिसाब से देखिए, कॉस्ट क्रैश्ड कॉस्ट हमने 200 लिया है, नॉर्मल कॉस्ट 100 लिया है, माइनस करके डिवाइडेड बाय एक्टिविटी था, एक्टिविटी ना लेके हमने रीजनेबल टाइम लिया है, बिकॉज हमें इजीली सॉल्यूशन हमारा इजीली सम सॉल्व हो जाए। तो रीजनेबल टाइम यहाँ पर देखिए 8 - 6 का 2 था, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50 हो जाएगा। 200 - 100 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 2 अगर आप करेंगे तो आपका 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से हम ये सब सॉल्व किए हैं। सेकेंड वाले कॉलम में देखिए, क्रैश्ड कॉस्ट 350 था, माइनस किया, नॉर्मल कॉस्ट 150 से डिवाइड बाय 2, उसका आउटपुट 100 आया, ठीक है। थर्ड वाले कॉलम में सी के कॉलम में हमारा जो क्रैश्ड कॉस्ट था 90 था, माइनस नॉर्मल कॉस्ट किया 50 डिवाइड बाय 1, इसको सॉल्व किया हमने, तो इसका जो आंसर आ गया, वैल्यू था वो 40 आ गया। डी के कॉलम में क्रैश्ड कॉस्ट हमारा 400 था, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 400 था, माइनस नॉर्मल कॉस्ट 100 डिवाइडेड बाय 5 किया, ये जो रीजनेबल टाइम था, इज इक्वल टू 60 आ गया हमारा सॉल्व करने पे। ई के कॉलम में क्रैश्ड कॉस्ट 200 था, माइनस नॉर्मल कॉस्ट 100 डिवाइडेड बाय 4, रीजनेबल टाइम लिया हमने, इसको हमने सॉल्व किया तो 250 आ गया, ठीक है। उसी तरह से लास्ट हमने एफ का भी सॉल्व किया है। क्रैश्ड कॉस्ट 100 था, माइनस नॉर्मल कॉस्ट हमने 80 लिया, डिवाइडेड बाय 2 किया हमने रीजनेबल टाइम से एफ के, इसे हमने सॉल्व किया तो ये 100 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर रैंकिंग हमने किस तरह से की है। रैंकिंग या तो सबसे जो ज़्यादा वैल्यू होता है या तो वो 1 हम 1 करके कंसिडर करते हैं फर्स्ट, या तो फिर जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होता है उसे हम फर्स्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रैशिंग में सबसे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लोवेस्ट वैल्यू होता है उसे हम फर्स्ट रैंक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कॉस्ट स्लोप हम देखेंगे। कॉस्ट स्लोप में सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है, 10 एफ का, तो हमने एफ को रैंक 1 दिया। उसके बाद कुछ है उससे ज़्यादा बड़ा नंबर, तो यहाँ पर देखिए 25 के बीच में और यहाँ पे कोई नंबर नहीं, 10 और 25 है। 10 से थोड़ा सा बड़ा नंबर जो है यहाँ पे 25 है, उसको हमने 2 दिया। 25 के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 40 है, 40 को हमने 3 दिया। 40 के बाद यहाँ पे 50 है, उसको 4 दिया। देन उसके बाद 50 के बाद 60 है, डी को हमने 5 दिया एंड 100 को 6 दिया।
ऐसे करके हमने लोवेस्ट से लेके हायर तक हमने रैंकिंग दे दिया। ठीक है, इसके बाद इतना होने के बाद हमें लास्ट टेबल सॉल्व करना है जिसमें हम क्रशिंग करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका टेबल। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूजिंग कर सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे क्रैशिंग। ठीक है, इसके बाद हमने जितने पाथ निकाले हैं, हमने 3 पाथ निकाले थे। यहाँ पर देखिए हमने 3 पाथ निकाले थे, 1 2 3। तो ये 3 पाथ का हम एक अलग अलग कॉलम बना दें। यहाँ पर देखिए हमने अलग अलग कॉलम लेंगे, ADACFBEF। ठीक है, ये हमने ले लिया और इसके बाद हम 2 कॉलम और ऐड करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, और इसके बाद टोटल कॉस्ट का हम यहाँ पे एक कॉलम लेंगे। ठीक है, अब नीचे उसकी हम वैल्यू ले लेंगे जो हमने क्रैशिंग लिया है। नीचे क्रैशिंग के नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे बिफोर AD 18 कहाँ से आया, 18 हमारा पाथ था, पाथ का वैल्यू था कि जब हमने क्रिटिकल पाथ निकाला था डेज का, पाथ के डेज हमने जब फाइंड आउट किए थे तो वो डेज हमने यहाँ पर लिखा। AD का 18 था, ACF का 13 था, BEF का 12 था। ठीक है, तो हमने ये वही लिया है, कुछ अपने मन से नहीं लिया, क्वेश्चन में से जो हमने सॉल्व किया था नेटवर्क डायग्राम में पाथ जो हमने निकाले थे उसी के डेज यहाँ पर लिए हैं। इसके बाद देखिए हमने डायरेक्ट कॉस्ट निकाला था 580, नॉर्मल डेज को हमने कैलकुलेट किया था 580, वो हमने यहाँ पर ले लिया। इनडायरेक्ट कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 70 पर डेज, तो हमने 70 लिया और हमारा क्रिटिकल पाथ जो था उसकी वैल्यू जो थी वो 18 थी, 18 डेज की, तो हमने यहाँ पे इंटू 8 करके लिया और टोटल कॉस्ट हमने इन दोनों का टोटल किया, डायरेक्ट कॉस्ट इंटू इनडायरेक्ट कॉस्ट का हमने यहाँ पे टोटल किया तो 1840 आया। ठीक है, तो ये तो हमारा कैलकुलेट किया हुआ था, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट वाले जो नेक्स्ट वाला जो हम करेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप जब जाएंगे तो हमें डायरेक्ट कॉस्ट इंटू इनडायरेक्ट कॉस्ट जो वैल्यू आएगा वो हमारा टोटल कॉस्ट होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर देखिए 7 क्रैशिंग है, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना क्रैशिंग करना है। तो सबसे पहले ये हम टेबल सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कभी भी टोटल कॉस्ट में आपका वैल्यू जो है वो 2 बार सेम वैल्यू आता है तो आप वहाँ पर उसको क्लोज कर दीजिए, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये रूल है। एंड आपका जो टोटल कॉस्ट है उससे ज़्यादा अगर वैल्यू आती है तो भी आप क्लोज कर सकते हैं। इसमें हमने 7 बार क्रैश किया है, 7 क्रैशिंग की है। कैसे किया है यहाँ पर देखिए, हमने जब रीजनेबल टाइम निकाला था तो A का जो वैल्यू था वो 2 आया था एंड D का वैल्यू 5 आया था। बिकॉज A और D जो है वो क्रिटिकल पाथ है, तो A का रीजनेबल टाइम 2 आया था एंड D का रीजनेबल टाइम 5 आया था। तो 2 और 5 को प्लस किया तो 7 होता है। तो हमने यहाँ पे 7 क्रैशिंग की है और उसी में हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेम आया है। 6 वाले क्रैशिंग में भी सेम आया और 7th क्रैशिंग में भी सेम आया। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेम टाइम पे क्लोज हो रही है, इसलिए हमने क्वेश्चन यहीं पे क्लोज कर दिया है। तो अब देखिए हम करते हैं कि फर्स्ट वाला क्रैशिंग हमने कैसे किया है। देखिए हमने बिफोर में यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट क्रैशिंग। पहले हमने यहाँ पर देखिए क्रैशिंग मतलब A to D जो हमारा फर्स्ट क्रिटिकल पाथ था उसका वैल्यू जो थी वो 18 थी। तो जो हमारा क्रिटिकल पाथ होता है उसमें से हम हमेशा 1 माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे 1 माइनस किया है। अभी हम A की बात कर रहे हैं। ठीक है, A वाला ध्यान में रखिए, D नहीं, सिर्फ हम A की बात कर रहे हैं। A हमें हमारा जो A का रीजनेबल टाइम आया था वो 2 था, 2 था, उसका वैल्यू 2 था। तो इसका मतलब है कि A को हमें 2 बार क्रैश करना है, उसको 2 बार उसको हमें सॉल्व करना है। एंड D था, उसकी वैल्यू 5 थी, तो हमें उसको 5 टाइम्स सॉल्व करना है, 5 टाइम्स उसे कट करना है। ठीक है, आप ये ध्यान में रखिए कि A को 2 टाइम्स कट करना है एंड D को 5 टाइम्स कट करना है, बिकॉज इसकी रीजनेबल वैल्यू D की 5 है और A की 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी हम सबसे पहले A की बात कर रहे हैं। अभी हमें A को 2 टाइम्स कट करना है, तो फर्स्ट क्रशिंग हमने A को ध्यान में रख के हमारा क्रिटिकल जो
वैल्यू था, क्रिटिकल पाथ था, उसका वैल्यू 18 है। तो यहाँ पे हमने 18 लिखा है, 18 माइनस 1 किया हमने, बिकॉज ऑफ क्रिटिकल पाथ है। हमेशा याद रखिए क्रिटिकल पाथ में 1 माइनस होता है, तो इज इक्वल टू 17 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी ए है, डी नहीं है। हम ए को कंसिडर करके चल रहे हैं, हम ए को लेके चल रहे हैं कि ए को हमें 2 टाइम कट करना है। ठीक है, 2 क्रैशिंग में 2 बार उसका क्रैश करना है। तो यहाँ पर देखिए ए सी एफ का वैल्यू 13 था, 13 माइनस 1 किया, 12 आ गया। यहाँ पर देखिए ना ए है ना डी है, फिलहाल अभी हम ए के बारे में कर रहे थे, हम ए देखेंगे, यहाँ पे ए नहीं है तो हमने इसको माइनस नहीं किया है। इसका वैल्यू 12 था तो हमने 12 का 12 ही रखा है, कुछ नहीं किया है। डायरेक्ट कॉस्ट में देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे हमारा 580 था तो हमने यहाँ पे 580 ले लिया। उसके बाद प्लस 50 किया है। अब 50 कहाँ से आया आप देख सकते हैं, हमने जो प्रीवियस वाला जो हमने टेबल सॉल्व किया उसमें हमारा जो ए का वैल्यू आया था कॉस्ट स्लोप का वो 50 था, तो हमने प्लस 50 किया और इसके बाद आउटपुट जो हमारा आया वो 630 आया। ठीक है, इसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो था हमारा वो 70 था इंटू क्रिटिकल पाथ 80 था, तो हम यहाँ पे 80 ना लेके हमने यहाँ पे क्रिटिकल पाथ में से 1 माइनस किया है, तो हम 70 माइनस फर्स्ट क्वेश्चन का 17 लेंगे, 70 इंटू 17 लेंगे, उसका हम उसे हम सॉल्व करेंगे तो 1190 होगा। और डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट कॉस्ट करेंगे तो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो 1820 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें सेकंड क्रैशिंग करने का है ए की। अब ए का फर्स्ट क्रैशिंग हो गया है, ए का सेकंड क्रैश करेंगे हम। तो सेकंड क्रैश में हम फर्स्ट वाले क्रैशिंग से 17 यहाँ पे था, 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 ले लिया हमने। 12 था, अभी भी यहाँ पर ए है इसलिए हमने यहाँ पर 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 ले लिया। इसमें ए नहीं था तो हमने 12 का 12 ही रखा। ऊपर के रो में से हमने 630 लिया, प्लस 50 किया, बिकॉज अभी भी हम ए का ही क्रैश कर रहे हैं, ए के ही वैल्यू के लिए 2 बार किया है तो ये सेकेंड लास्ट टाइम है, तो हमने यहाँ पे 50 ले लिया इज इक्वल टू 680 हो गया। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, 70 हमारा फिक्स्ड रहेगा इनडायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू 16 हमने ये वाला 16 लिया है। ठीक है, ये 16 हमने यहाँ पर लिया है, इन दोनों का आप इंटू करोगे तो 1120 हो जाएगा। फिर आप डायरेक्ट कॉस्ट इंटू इनडायरेक्ट कॉस्ट करोगे तो आपका जो टोटल कॉस्ट का आंसर है वो 1800 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था ये तो हो गया ए का। ठीक है, अब हमें डी की क्वेश्चन करनी है, बिकॉज रीजनेबल टाइम में जब हमने सॉल्व किया था तो रीजनेबल टाइम जो हमारा था डी का वो 5 था, तो अब हमें डी को 5 टाइम कट करना है। ए को हमने 2 टाइम कट कर दिया, ए खत्म। ठीक है, अब ए को बीच में नहीं लाना है। अब हम बात करेंगे डी की। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए डी फर्स्ट हमारा क्रिटिकल पाथ ही है तो डी है, तो थर्ड वाला क्रैश हम करेंगे डी के हिसाब से। अब जो भी होगा वो डी के हिसाब से होगा, ए के हिसाब से कुछ नहीं होगा। अब ए को भूल जाइए। ठीक है, अब ध्यान में रखिए कि अब हमारे पास सिर्फ डी बचा हुआ है, ए को कट कर दिया हमने, ए की लाइफ ही नहीं बची है। ठीक है, डी के पास 5 लाइफ बची। अब देखिए उसमें से हम एक लाइफ इसके कट करेंगे। यहाँ पर देखिए 16 था, 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, बिकॉज ये क्रिटिकल पाथ है, मैंने आपको पहले ही बोला क्रिटिकल पाथ में 1 माइनस करते हैं हम, तो ये 15 हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए था ऊपर तो हमने माइनस किया, अब इसमें डी कहीं नहीं है तो हमने डी नहीं लिया। तो 11 था हमारे पास रिमेनिंग तो हमने 11 ही लिया। इसमें ना ए है ना बी है तो हमने इसे 12 ही रखा है। ये हमने सॉल्व किया, ऊपर सेकेंड रो में से, ऊपर के रो में से हमने 680 लिया, प्लस यहाँ पे देखिए 60 लिया है। जैसे यहाँ पे ए का हमने जब सॉल्व किया हुआ था कॉस्ट लॉग तो 50 आया था, उसी तरह से डी का जब हमने कॉस्ट लॉग निकाला था तो 60 आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे 60 लेंगे और हम इसे प्लस करेंगे तो 740 हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए सेम है, 70 हमारा इनडायरेक्ट था। यहाँ पर हमने जो क्रिटिकल पाथ है ए डी का उसमें थर्ड क्रैशिंग डी के फर्स्ट क्रैशिंग से हमने यहाँ पे 50 ले लिए हैं। इन दोनों का हम इंटू करेंगे तो 1050 हो जाएगा और डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट कॉस्ट करेंगे 1790 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये डी का फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। आप चाहिए तो आप साइड में ए डी ऐसा लिख सकते हैं, ए का फर्स्ट क्वेश्चन, डी का
ए का सेकंड क्रशिंग ऐसे लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, ठीक है। तो ये डी का, ये जो थर्ड वाला है डी का फर्स्ट क्रशिंग हो गया। अब डी का हम सेकंड क्रशिंग करने जा रहे हैं जो कि फोर्थ क्रशिंग होगा हमारा। तो ठीक उसी तरह से जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं, 15 - 1 = 14। यहाँ पे डी नहीं है इसलिए यहाँ पर हमने 11 रखा है। यहाँ पे भी ना ए है ना डी है, कोई क्रिटिकल पार्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे भी सेम वैसे 12 लेके जाएंगे। डायरेक्ट कॉस्ट में हमने ऊपर का 740 था, 740 + 60 लिया, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले रूम में बताया था कि 60 हमारा कॉस्ट स्लोप का, डी का कॉस्ट स्लोप था, तो हमने 60 लिया, प्लस किया 800 आ गया। इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमने 70 था हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंटू यहाँ पे हमने 14 लिया है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 980 आ जाएगा। और इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट का आप इंटू करोगे तो 1780 आ जाएगा, ठीक है। ये डी का 2 बार हमने डी को कट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्रशिंग डी का, टोटल 5th क्रशिंग है, लेकिन डी का ये थर्ड क्रशिंग है। नॉर्मल यहाँ पे जैसे हम करते आ रहे हैं, 14 - 1 किया = 13 किया। यहाँ पे 11 वैसे ही रखा बिकॉज इसमें क्रिटिकल पार्ट नहीं है, डी है ही नहीं इसमें, ठीक है। ए को हमने कट कर दिया है, डी है नहीं इसमें, तो वैसे ही रखेंगे। इसके भी 12 को भी हम वैसे ही रखेंगे। ऊपर हमारा 800 हमारे पास था, तो हमने यहाँ पे 800 दिया, प्लस 60 कॉस्ट ऑफ डी का था, इसे प्लस करेंगे तो 860 हो जाएगा। 70 हमारा ऑलरेडी इनडायरेक्ट कॉस्ट था, 13 हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 910 हो जाएगा। अब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इंटू करेंगे तो 1770 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्रशिंग हम डी का करेंगे, जो कि हमारा टोटल में 6th क्रशिंग है। तो यहाँ पे नॉर्मल जैसे हम करते आ रहे हैं, 13 - 1 = 12। यहाँ पे 11 वैसे का वैसे ही रहेगा बिकॉज डी का क्रशिंग कर रहे हैं। यहाँ पे भी 12 वैसे का वैसे ही रहेगा बिकॉज डी का क्रशिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे डी हमें दोनों कॉलम में दिखा ही नहीं, इसमें क्रिटिकल पार्ट है ही नहीं, इसलिए हम वैसे के वैसे ही रखेंगे। और इसके बाद ऊपर देखिए, ऊपर वाले रो में हमें 860 था, हमारे पास 860 वैल्यू था, तो हमने 860 वैल्यू लिए। डी का कॉस्ट ऑफ 60 था, इसलिए हमने 60 लिया, = 920 कर दिया। इसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट में 70 हमारा फिक्स होता है बिकॉज हमें क्वेश्चन में 70 दिया हुआ है, इंटू यहाँ से हमने 12 ले लिया। सिर्फ ये वाला नंबर हमारा जो चेंज होता है क्रिटिकल पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 12 ले लिया, = हम करेंगे तो 840 हो जाएगा। अब डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट इंटू करेंगे तो 1760 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला है 7th क्रशिंग, और जो डी का है वो 5th क्रशिंग है। यहाँ पर देखिए कैसे होगा, थोड़ा सा इस सब में हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिक चेंज होता है, इस सब में भी वैसे ही। अब तक हमने जो किया वो लॉजिकल था, वो एक ही मेथड से था, एक ही लाइन एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। अब 7th में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 7th में देखिए यहाँ पर 7th क्रशिंग में क्या है, ए और डी क्रिटिकल पार्ट था, तो इसे हमने वैसे ही लिया। 12 - 1 = 1 लिया। यहाँ पर हमने 11 - 1 क्यों लिया है, बिकॉज यहाँ पर देखिए एफ और ये एफ, यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, और हमें 7th क्रशिंग पे यहाँ पे इसे रोकना है बिकॉज हमारा जो कॉस्ट स्लोप था वो क्या बोला है कि ए को 2 टाइम्स कट करना है, सॉरी रीजनेबल टाइम में बोला था, ए को 2 टाइम्स कट करना है और डी को 5 टाइम कट करना है। तो 2 + 5 7, तो हमें क्रशिंग 7 तक करना था और 7th में हमें ये कट करना है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन सेकेंड ACF BEF, इसमें F और F कॉमन हो रहा है, तो हमें दोनों को यहीं पे क्लोज करने के लिए 7th क्रशिंग में हमें यहाँ पे इसे माइनस करना है। तो 11 - 1 = 10 हो गया, 12 - 1 = 11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, 920 था, पहले हम यहाँ पे ऐसे ध्यान रखेंगे, 920 था, ठीक है। 920 + 60 ले लिया हम लोगों ने बिकॉज डी का जो कॉस्ट लॉस था वो 60 था, प्लस 10 करेंगे। 10 प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक एडिशनल, यहाँ पर देखिए डी में ये नहीं था, 11 - 1 लिया, तो हम यहाँ पर 10 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 लिया, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 990 हो जाएगा, 990 हो जाएगा। और यहाँ पे 70 जो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है इंटू 11 हमने यहाँ से लिया है, AD में से 11 लिया, इसे हम 10 नहीं लेंगे बिकॉज हम क्रिटिकल पार्ट का ही
सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्रिटिकल पार्ट का ही लेंगे। तो यहाँ पे हमने 11 ले लिया, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 770 हो जाएगा। और इसके बाद टोटल कॉस्ट जो है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट इंटू इनडायरेक्ट कॉस्ट वो हो जाएगा हमारा 1760। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। और आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा ये सब। थैंक यू।